नमस्कार मित्रों, मैं राहुल सरोदे, आयादी वास्तु एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी सर्विस का फाउंडर पुणे में स्थायिक हूँ। मैं आज ज्ञानवापी मंदिर के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा वास्तुशास्त्र के नज़रिए से। आज देश भर में जो चर्चा चल रही है वो शिवलिंग है या फव्वारा है, इसी बात को लेकर बहस चल रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। कोर्ट जो भी फैसला देगा वो सभी को मान्य होता है और सभी को मान्य करना ही पड़ता है। परंतु मैं कुछ बातें वास्तुशास्त्र के नज़रिए से यहाँ कुछ बताना चाहूँगा। जैसे हम देखते हैं कि ये गूगल अर्थ का उपयोग सहारा लेते हुए मैंने ज्ञानवापी परिसर का फ़ोटो आपके सामने दिखाया है और कुछ बातें यहाँ मैं इस गूगल अर्थ के ज़रिए आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि ये दूरियाँ देखते हैं कि गर्भगृह से यानी मुख्य मस्जिद के गुम्बद से ये आज जो हमें शिवलिंग मिला है उस शिवलिंग की दूरी कितनी है और उसी शिवलिंग से नंदी की दूरी कितनी है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस गुम्बद से अगर हम शिवलिंग की दूरी देखें तो ये शिवलिंग की दूरी देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, ये 83 फीट दिखा रही है और ये लाइन जो है यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं, ये 83 फीट है। यानी गुम्बद का मध्य भाग, वहाँ से शिवलिंग का या उस हौद का मध्य भाग अगर हम देखते हैं तो वो दूरी 83 फीट आती है, जो कि आज भी बताई जाती है। 83 फीट यानी एक कम ज़्यादा हो सकता है, इसमें 2-4 फीट का इधर उधर 83.5 फीट हो सकती है। और इसी शिवलिंग से अगर हम नंदी की दूरी देखते हैं, ये इस तरह से नंदी के मध्य की दूरी, तो ये भी लगभग उतनी ही आती है, 83.5 फीट। आप देख सकते हैं शिवलिंग से नंदी के मध्य की दूरी, वो भी 83.5 फीट। यानी मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इस शिवलिंग को, यानी जो कहा जा रहा है ये शिवलिंग है, उसे मुख्य गर्भगृह का मध्य और इस नंदी के अंतर के एग्जैक्ट मध्य में रखा हुआ है। ये एग्जैक्ट मध्य में है। अब हम इसको दायरे में डालकर देखते हैं, यानी सर्कल के अंदर डालकर देखते हैं। तो अगर हम इस कहे गए शिवलिंग को केंद्र बिंदु मानते हैं और वहाँ से इस मंदिर के पीछे वाली दीवार तक अगर लेते हैं तो ये दूरी लगभग 133.84, मतलब 134 फीट के आसपास दूरी है। ये मेरे हाथ से थोड़ा इधर 1-2 फुट का फ़र्क आ जाएगा क्योंकि कर्सर लेने में प्रॉब्लम होता है कभी कभी। तो ये जो दूरी है इस दायरे के अंदर, जिसमें नंदी का भी स्थान आ गया, पूर्ण मस्जिद का भी स्थान आ गया जो आज के ढांचे पर खड़ा हुआ है, और ऊपर यानी उत्तर दिशा में भी और दक्षिण दिशा में भी काफ़ी बड़ा स्थान उसके दायरे के अंदर आता है। यानी प्राचीन काल में ये काफ़ी बड़ा दायरा था। 134 फीट का रेडियस यानी डायमीटर यानी व्यास अगर हम देखें तो ये 168 फीट का डायमीटर था इस एरिया का, जो काफ़ी बड़ा है। अब वास्तुशास्त्र के अगर नज़रिया देखें तो ये जो शिवलिंग ऐसा कहा जा रहा है, उस शिवलिंग के फोटो को अगर हम देखते हैं जिसमें बताया जाता है कि इसमें छेद है, ऊपर के साइड एक आकृति बनाई हुई है और कुछ कम्युनिटी के लोग उसे फव्वारा कहते हैं, हिंदू पक्ष उसे शिवलिंग कहता है।
तो मेरा मत, मैं अपना मत वास्तुशास्त्र के नज़रिए से रख रहा हूँ। तो मेरा मत ये है कि ये ना तो शिवलिंग है और ना ही फव्वारा, ये शंकु है। शंकु, यस। तो वास्तुशास्त्र में शंकु को अति महत्व दिया गया है दिशा निर्धारित करने के लिए, यानी पूर्व पश्चिम दिशा जो ढूंढनी होती है उसे निर्धारित करने के लिए शंकु का ही उपयोग किया जाता है। और उस शंकु में ऊपर के साइड में मध्य में छेद किया जा सकता है या करते भी है, ताकि उसके अंदर एक कील डाली जाए और उस कील की छाँव जो ज़मीन के ऊपर गिरेगी, उस छाँव को मार्किंग करके, सुबह की छाँव और दोपहर के बाद की छाँव, इन दोनों छाँव को मार्किंग करके एक जो डोरी बांधी जाती है इन मार्किंग पर, उससे ईस्ट वेस्ट लाइन तय की जाती है, यानी ट्रू ईस्ट वेस्ट लाइन। और उसी लाइन को फॉलो करते हुए पूरे मंदिर का निर्माण किया जाता है या उसका ओरिएंटेशन तय किया जाता है। तो ये शंकु ही है, ऐसा मैं 100% कहता हूँ, क्योंकि शंकु मंदिर के बाहर ही रखा जाता है और उसका आकार कई प्रकार का होता है। वो शिवलिंग के जैसा भी आकार करते हैं, कुछ खंबे के जैसा भी आकार करते हैं। आकार उसका कई प्रकार का होता है, लेकिन उसका माप जो है, यानी उसकी जो ऊंचाई है, वो शास्त्र में एक निर्धारित की गई है। जैसे स्टैंडर्ड साइज जो है शंकु की, वो 2 फुट 9 इंच यानी 2.25 फीट का होता है शंकु। और इससे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3.5 फीट ऊंचा होता है और कम से कम 2.25 फीट का ऊंचा बताया गया है। तो जैसा मैंने कहा कि मैंने ऐसे शंकु को त्र्यंबकेश्वर मंदिर, लोनार के दैत्य सुदन मंदिर, रायचूर में भी एक शिव मंदिर है, उसके भी बाहर देखा है। मैं उनकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं दैत्य सुदन मंदिर के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये उस मंदिर के बाहर रखे हुए शंकु की तस्वीर है। आप देख सकते हैं, इसको भी मैंने मेजरमेंट लिया है, माप रहा हूँ इसे, और इसकी ऊंचाई भी 2.25 फीट की ही है। आकार अलग है, ऊपर सर्कुलर दिख रहा है, बीच में स्क्वायर है, फिर ऑक्टागन है, फिर नीचे स्क्वायर है। आकार अलग है, परंतु ये है शंकु, क्योंकि इसी से ये दैत्य सुदन मंदिर का ओरिएंटेशन निर्धारित किया गया है। शंकु दिखने में अलग है, लेकिन है तो ये शंकु। अब मैं दिखाऊंगा आपको कि रायचूर नाम का जो ज़िला है उसके बाहर रखा हुआ ये शंकु है। यहाँ आप देख सकते हैं, इसको भी मैं नाप रहा हूँ। अब इसकी कलाकारी को अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कलाकारी है। इसमें नीचे की तरफ आप देखिए, यहाँ स्क्वायर है जो ज़मीन में गया हुआ है, बीच में ऑक्टागन है, और ऊपर का जो हिस्सा है जो सर्कुलर होता है, वहाँ उस कलाकार ने अपना खुद का फेस कर्व किया है। तो इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई शिव भगवान की मूर्ति होगी, पर जब मैंने इसको मापा, इसका नाप लिया, तब मुझे पता चला कि ये तो शंकु रखा हुआ है। इसी के आधार से इस मंदिर का, जो रायचूर का मंदिर है, उसका निर्धारण किया गया है, उसकी दिशा का निर्धारण किया गया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बाहर रखा हुआ शंकु, ये देखिए, स्क्वायर, ऑक्टागन और सर्कल। इसकी भी ऊंचाई 2.25 फीट के करीब है। तो इसका भी उपयोग उस त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के ओरिएंटेशन यानी दिशा फाइंड आउट करने के लिए ही इसका उपयोग किया गया होगा, क्योंकि इसका उपयोग दूसरा होता ही नहीं है, सिर्फ दिशा फाइंड आउट करना। और दिशा फाइंड आउट करना ही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वास्तुशास्त्र में, क्योंकि उसी के आधार पर सारा निर्माण कार्य होता है, दिशा के आधार पर। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि जिस बात को लेकर झगड़ा हो रहा है या बहस हो रही है कि ये शिवलिंग है या फव्वारा है, तो वो ना तो शिवलिंग है और ना ही फव्वारा है, वो एक शंकु है जिसका उपयोग यहाँ दिशा निर्धारित करने के लिए किया गया था, और वो काम होने के बाद उसे अच्छी तरह से रखा गया है। और आप देख सकते हैं, ये परिसर के बीचों बीच है, इस क्षेत्र के बीचों बीच है,
और शास्त्र भी यही कहता है कि शंकु को आप मध्य भाग में या ब्रह्मस्थान में, नाभि में ऐसा रखने के लिए ही कहा गया है, जो क्षेत्र के मध्य में, ताकि वहाँ से वो दिशा फाइंड आउट करते हुए सारे कंस्ट्रक्शन को एक योग्य दिशा में खड़ा करने का काम आसान बन जाए। धन्यवाद।